हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज हम लोग 12th क्लास का जो टॉपिक मैं आगे बढ़ा रहा हूं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके पहले हमने कुछ डिजीज़ के बारे में बात की थी आपसे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप के डिजीज़ के बारे में जो ह्यूमन से रिलेटेड है, और वो डिजीज़ होगा आपका कॉमन कोल्ड। कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। कॉमन कोल्ड बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में, और हम लोग बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में। ओके, टाइम मिलेगा तो कुछ और भी बातें बता देंगे आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड से। देखिए, कॉमन कोल्ड काफी कॉमन डिजीज माना जाता है, नाम से भी पता चल रहा है बहुत ही कॉमन डिजीज है ये कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है वो उसके लिए जो पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैथोजेंस जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक वायरस भी हो सकता है और एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। जनरली वायरस के बारे में बात की जाती है और उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस। और ये राइनो वायरस जो होता है एक टाइप का रेट्रो वायरस होता है। मैं पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस कहने का मतलब क्या होता है? इसका जेनेटिक मैटर क्या होता है? आरएनए। इसका जेनेटिक मैटर क्या है? आरएनए। एक ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मैटर आरएनए है। ओके, अगर हम लोग इसके जीनस के बारे में बात करेंगे, तो जीनस है आपका एंटेरोवायरस। जीनस का नाम क्या है इसका? एंटेरोवायरस। ओके, अगर हम लोग देखते हैं इसके फैमिली को, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये है पाइकोर्नोविरिडी, है ना? पाइकोर्नोविरिडी से बिलोंग करता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? रेट्रोवायरस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। और जीनस क्या है? एंटेरोवायरस। फैमिली कौन सा है? पाइकोर्नोविरिडी। ओके, अगर हम लोग देखते हैं बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, मैं पहले इसी के बारे में बता दूं। इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स, देखो जनरली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। मेन रूप से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही इन्फेक्शन करता है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या? नॉट ट्रांसमिटेड टू लंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि राइनो वायरस का ट्रांसमिशन जो होता है ना वो लंग्स की तरफ नहीं होता है। इट कैन ओनली रेस्ट्रिक्टेड अप टू अपर ट्रैकियल रीजन या फिर अपर नेजल पार्ट या अपर रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, अगर हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या? मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और क्या भाई? ये कॉन्टेजियस होता है। क्या होता है? ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। कॉन्टेजियस कहने का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ टच से या फिर यूज्ड आर्टिकल से, इससे ये ट्रांसफर होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका सिम्टम।
अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे जो मैं आपको डील कर रहा हूँ आपके सामने, ये सारी चीज़ों का नोट्स अवेलेबल है और आप टेलीग्राम पे हमको फॉलो कीजिए और वहाँ से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सिम्टम का। तो सिम्टम में क्या हो जाएगा, नेजल कॉन्जेशन, नेजल डिस्चार्ज, है ना, नेजल कॉन्जेशन हो जाएगा, नेजल डिस्चार्ज हो जाएगा, माइल्ड चिल बोल देते हैं, हल्का सा माइल्ड फीवर मैं लिख देता हूं पहले, फीवर विथ चिल, हेडेक, टायर्डनेस, इरिटेशन इन नेजल ट्रैक, है ना, स्नीजिंग कर सकते हैं, हॉर्सनेसनेस कर सकते हैं, ओके, ये सब इसका क्या है, सिम्टम। आगे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसके रिकवरी पीरियड का, तो रिकवरी पीरियड लगभग 3 to 7 डेज के अंदर होता है ना, 3 से 7 दिन के अंदर ये जो डिजीज है आपको ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। ओके, तो ये सब बेसिक सिम्टम है किसका, कॉमन कोल्ड का। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार फिर से बता दूं इसके बारे में, रेट्रोवायरस के बारे में या फिर राइनोवायरस के बारे में, कि ये क्या होता है, एक टाइप का ऐसा वायरल डिजीज है जिससे अपर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ इन्फेक्शन होता है, ये इसका इन्फेक्शन लंग्स के अंदर नहीं जाता है। ओके, ऐसे बहुत टाइप के रेट्रोवायरस बताए गए हैं, बहुत टाइप के राइनोवायरस बताए गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो कॉमन कोल्ड के बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो होगा आपका डेंगू। क्या होगा, डेंगू। देखिए, डेंगू अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी एक टाइप का क्या है, वायरल डिजीज है। डेंगू भी क्या है, एक टाइप का वायरल डिजीज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस वायरस के द्वारा होता है ये डेंगू भाई, तो ये होता है डेंगू वायरस। क्या नाम है उसका, डेंगू वायरस। देखो, अगर हम लोग WHO के द्वारा देखें, अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, WHO के द्वारा डेंगू वायरस जो है ना उसको कैटेगराइज किया गया है। इसका डिफरेंट कैटेगरीज है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है WHO के द्वारा। ओके, तो डेंगू वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू के लिए, और इसका वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो। ये क्या है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो, ध्यान रखना है आपको। ये कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल टाइगर मॉस्किटो। काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है फीमेल टाइगर मॉस्किटो, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेंगू, इवन चिकनगुनिया के लिए भी, चिकनगुनिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम, अगर हम लोग देख लें तो क्या बोलते हैं, एडिस इज़ाइटी, एडिस इज़ाइटी, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम। यह एक और वैरायटी है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं एडिस
एटिस एल्बोपिक्टस। ओके, तो ये दो वैरायटी है टाइगर फिश का, सॉरी टाइगर मॉस्किटो का, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बोथ डेंगू और चिकनगुनिया के लिए। ओके, और ये दोनों जो आपका वैरायटी है मॉस्किटो का, ये फ्रेश वाटर कहने का मतलब क्या कि जनरली क्या होता है कि जो हमारे कूलर हो गया, कूलर का जो वाटर होता है वो सब के जोन में जनरली पाया जाता है। तो इसका प्रिकॉशन भी बताया जाता है टू कंट्रोल द मॉस्किटो। अगर आप टाइगर मॉस्किटो को कंट्रोल करते हो तो आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हो, चिकनगुनिया और डेंगू। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो डेंगू का टाइप भी बताया गया है। बेसिकली दो टाइप का डेंगू बताया गया है। एक को बोलते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर, और एक को बोलते हैं DHF, जिसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेज फीवर। ये दो टाइप का डेंगू बताया गया है। ओके, एक हो गया क्लासिकल डेंगू फीवर और एक हो गया डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये दोनों फीवर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। हम लोग वही उसी चीज को देखने जा रहे हैं कि डेंगू फीवर जो है वो क्लासिकल डेंगू फीवर और DHF जिसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है उसका क्या प्रॉपर्टी है। ओके, तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं क्लासिकल डेंगू फीवर जनरली ये एडल्ट में होता है, मोस्टली इन एडल्ट, ज्यादातर ये एडल्ट में होता है। ओके, हाई फीवर, जॉइंट पेन होगा इसमें, आर्थराइटिक सिम्टम नजर आता है, थोड़ा सा आर्थराइटिक सिम्टम नजर आएगा। तो आर्थराइटिक सिम्टम की वजह से क्या हम कर सकते हैं, मस्कुलर क्रैम्प क्या डेवलप करेगा, मस्कुलर क्रैम्प डेवलप होगा। ओके, और जनरली ये फैटल नहीं होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट फैटल, बहुत ज्यादा फैटल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जानलेवा बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में तो ये ज्यादा फैटल होता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले मोर फैटल, ये बहुत ही फैटल डिजीज है और इसी में आपका क्या होगा कि हेमरेज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि हेमरेज की वजह से स्पॉट नजर आने लगते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, स्पेशली फोरहेड पे, है ना। तो हम लिख सकते हैं hemorrhage develop on body parts, especially forehead, है ना, फोरहेड के ऊपर हेमरेज डेवलप करना लगता है। ओके, बाकी हाई फीवर इसमें भी होगा, एब्डोमेन
एब्डोमेन पेन, मस्कुलर क्रैम्प, ओके, ये सब होगा। वोमिटिंग भी हो सकता है, वोमिटिंग, ये सब कॉमन सिम्टम है इसका। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि फॉल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये फॉल कर जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है उसका नंबर घटना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये सब बेसिक सिम्टम है किसका, DHF का, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और यही डेंगू जो है वो जानलेवा माना जाता है, यही डेंगू है जो मतलब काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, एक और मैं बात बता दूं, जनरली डेंगू के पेशेंट जो होते हैं ना, उनको एस्प्रिन और डिस्प्रिन टाइप की दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। जनरली इनको पैरासीटामोल ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, पैरासीटामोल ट्रीटमेंट, और एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन जनरली ऐसे पर्सन को जिनको डेंगू हुआ है, खासकर DHF हुआ है, तो ऐसे लोगों को पैरासीटामोल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे किसके बारे में, डेंगू के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया, देखो चिकनगुनिया जो होता है, चिकनगुनिया जो है वो एक्चुअली में एक अफ्रीकन टर्म है। अफ्रीकन टर्म है और इसका मतलब होता है टू बेंट। क्या मतलब होता है, टू बेंट। एक्चुअली में चिकनगुनिया जो होता है उसमें आर्थराइटिस का कुछ लक्षण आता है ना। इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस का कुछ लक्षण आता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लड कर रहा है थोड़ा, टू बेंट, ये इसका मतलब होता है। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, पहले तो मैं पैथोजन की बात कर लूँ। तो पैथोजन का नाम है अल्फा वायरस। क्या नाम है पैथोजन का, अल्फा वायरस। और वेक्टर क्या है इसका, तो आसान है, वेक्टर वही है टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो ही वेक्टर है। एडिस जिसको हम लोग बोल रहे थे वही वेक्टर है इसका। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो चिकनगुनिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर के द्वारा ही होता है ना। तो हम लिख देंगे वेक्टर के द्वारा ही होता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेंगे सिम्टम का। देखिए चिकनगुनिया का सिम्टम क्या है, एक्चुअली में टू बेंट जो दिया गया है ना, वो सिम्टम के आधार पर ही दिया गया है। तो प्राइमरली सिम्टम जो इसका होता है वो कंजक्टिवाइटिस होता है। हम लिख सकते हैं माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। माइल्ड कंजक्टिवाइटिस होगा सबसे पहले। ओके, माइल्ड कंजक्टिवाइटिस के बाद फीवर आएगा और आर्थराइटिस सिम्टम शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस सिम्टम शुरू हो जाएगा। ज्वाइंट पेन्स, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा। वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, ओके, ये सब सिम्टम लगभग रहता है। क्लियर, आगे बात करें। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि ये फैटल डिजीज है ना।
वायरल डिजीज है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ह्यूमन जो होता है वो कैरियर बन जाता है चिकनगुनिया का। जनरली ऐसा भी देखा गया है कि ह्यूमन एज ए कैरियर के रूप में, ह्यूमन हो गया, मंकीज हो गया, ये सब कैरियर होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैरियर में कौन आ जाता है? मंकी, ह्यूमन। ओके, कैरियर करने का मतलब कि इन लोगों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है, और कुछ ह्यूमन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये ट्रांसमिट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। कोई फ्रेश मॉस्किटो काटा तो ह्यूमन से वो या मंकी से वो ट्रांसफर कर गया दूसरे पर्सन में, इस तरह से कुछ होता रहता है। ओके, तो ये था हमारा क्या? चिकनगुनिया। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में? तो वो हम लोग बात कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, अमीबिसिस, अमीबिक डिसेंट्री। ओके, चलिए। अमीबियासिस, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अमीबियासिस जो होता है वो एक टाइप का प्रोटोजोअल डिजीज है। कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअल डिजीज, क्योंकि इसका जो पैथोजन है ना, पैथोजन को हम लोग बोलते हैं एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। देखिए, यही है इसका पैथोजन, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। अलग टाइप का अमीबा है। जनरली अमीबा जो होता है उसकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इस टाइप के अमीबा में स्यूडोपोडिया तो अवेलेबल होता है, फूड वैक्यूल्स भी अवेलेबल होता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं मिलेगा। नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एंटी अमीबा को देख रहे हो कहीं पे ब्लड में या फिर स्टूल में, कहीं भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसका क्या है कि इसके फूड वैक्यूल में आपको आरबीसी का पार्टिकल्स मिलेगा। आरबीसी फ्रैगमेंट्स occur in food vacuole, ठीक ना? फूड वैक्यूल के अंदर आपको आरबीसी के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। ये इसका आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है। मतलब अगर आपको किसी अमीबा को आप स्टडी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके आरबीसी में आपको, सॉरी, उसके फूड वैक्यूल में आपको आरबीसी का फ्रैगमेंट्स मिलता है, इट मीन्स दैट इज एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका। फिक्स है, ओके। तो एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका जो डिजीज काउज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं अमीबियासिस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अमीबिक डिसेंट्री। ओके, तो हम लोग देखते हैं आखिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, इवन सॉइल से ट्रांसमिट होता है, नो प्रॉपर सैनिटेशन,
नो प्रॉपर सैनिटेशन से ये ट्रांसफर होता है, मतलब प्रॉपर सैनिटेशन जहाँ नहीं है वहाँ ट्रांसफर होने की चांस होती है। रॉ वेजिटेबल्स, ओके, रॉ वेजिटेबल से ये ट्रांसमिट होता है। इवन मॉस्किटो हाउस फ्लाई से होगा, हाउस फ्लाई से इसका ट्रांसमिशन होता है। बाय हैंड भी हो सकता है, बाय अनवॉश्ड हैंड कर देते हैं, अनवॉश्ड हैंड, है ना, मतलब हाथ अगर प्रॉपर वे से आपने साफ नहीं किया, आप कहीं ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे इसका कॉन्टामिनेशन था और आप हाथ को प्रॉपर वे में साफ नहीं करते हो, तब भी इसका कॉन्टामिनेशन, तब भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके, तो ये सब वेरियस मोड ऑफ क्या है, ट्रांसमिशन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इंक्यूबेशन पीरियड का। तो इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है, लगभग 5 डेज से लेकर के फ्यू मंथ तक जा सकता है इसका। ओके, क्योंकि स्प्रेड करता है ये, स्प्रेडेड बाय स्पोर्स। किस फॉर्म में पाया जाता है ये स्पोर, सिस्ट के फॉर्म, है ना, सिस्ट के फॉर्म में स्पोर्स पाया जाता है। तो सिस्ट के फॉर्म में जो स्पोर्स होता है ना वो ट्रांसमिट करता है, बाय एयर भी ट्रांसफर कर सकता है। मैं लिख देता हूं बाय एयर। कॉन्टामिनेटेड फूड तो मैंने बताया ही, कॉन्टामिनेटेड फूड या फ्लाई, हाउस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट करता है, ये भी मैंने बता दिया है, बाय हाउस फ्लाई, इसके द्वारा भी ट्रांसमिशन हो सकता है इसका। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिम्टम के बारे में, तब थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिम्टम के बारे में। देखिए सिम्टम अगर आप देखिएगा तो जो बॉडी पार्ट्स इससे अफेक्टेड होता है, बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड होता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। एक्चुअली में लार्ज इंटेस्टाइन में ये परफोरेशन कॉज कर देता है, स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करता है और उस स्पेशल टाइप के एंजाइम की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में ये परफोरेशन कॉज कर देता है। ओके, प्रोड्यूस a special enzyme जिसको बोलते हैं साइटोलाइसिन। एंजाइम का नाम क्या है, साइटोलाइसिन। एंड काउज परफोरेशन इन इनर वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे परफोरेशन कॉज कर देता है। अब इस परफोरेशन की वजह से क्या होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाकर के ये लीवर में, स्प्लीन में ट्रांसफर करेगा। पहले मैं एक और बात लिख दूं कि फीड्स ओवर आरबीसी, आरबीसी के ऊपर फीड करेगा और क्या करेगा, इंटर इन लीवर, स्प्लेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, है ना, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स में ये ट्रांसमिट कर जाता है। ओके, अगर हम लोग इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं तो देखिए ये एक्चुअली में सिस्ट के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आएगा, सिस्ट के फॉर्म में। ओके, तो सिस्ट के फॉर्म में एंटर करेगा और सिस्ट के फॉर्म से ये चला जाएगा हमारे गट में,
हमारे गट में इंटर कर जाएगा और गट में इंटर करने के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जोन में, वहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के जोन में पहुंच जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के जोन में पहुंच करके अपने एक्टिविटीज़ को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है। ओके, सिस्ट के बाद ये एंटीमीबा में कन्वर्ट कर जाएगा और यहां से क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काउंट करेगा, परफोरेशन करेगा। किसकी वजह से परफोरेशन करेगा, मैंने आपको बताया है साइटोलाइसिन की वजह से। और परफोरेशन के बाद ये पहुंच जाएगा कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रांसफर करता है, स्टेज है इसका, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट स्टेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ये फीडिंग स्टेज है इसका, ये फीडिंग स्टेज है, मतलब इस स्टेज में ये फीडिंग करना शुरू कर देता है ना। तो ट्रोफोजोइट स्टेज को अगर आप देखोगे, देखिए ट्रोफोजोइट स्टेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्ना स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्ना स्टेज। लगभग 30 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है और इसी के आरबीसी में आपको, इसी के फूड वैक्यूल में पाया जाएगा ये आरबीसी। लिख देता हूं मैं, फूड वैक्यूल कंसिस्ट आरबीसी, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आपको अगर एंटी अमीबा मिलता है या फिर आपको कोई अमीबा मिलता है जिसके फूड वैक्यूल में आरबीसी है, इट मींस दैट इज एंटी अमीबा। ओके, फिर ये मैग्ना स्टेज के बाद पहुंच जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइन्यूटा स्टेज में। किस स्टेज में पहुंचेगा, माइन्यूटा स्टेज में। देखिए माइन्यूटा स्टेज जो होता है इससे थोड़ा छोटा साइज का होता है, ये 30 माइक्रोमीटर का है, ये लगभग 10 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। और माइन्यूटा स्टेज जो होता है उसमें वो कन्वर्ट करता है सिस्ट के फॉर्म। यही आपको कहाँ, सिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। और ये सिस्ट कहाँ पर बनेगा, आपको सॉइल के अंदर। अच्छा, ये माइन्यूटा स्टेज रिलीज कैसे होता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टूल, फ्रॉम अ स्टूल इट ट्रांसमिटेड। स्टूल से ये ट्रांसमिट करता है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो स्टूल होता है ना उससे ट्रांसमिट करता है। तो माइन्यूटा स्टेज के बाद वो क्या होता है, देखिए मैंने बताया था आपको माइन्यूटा स्टेज के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है, तो सॉइल में पहुंच जाएगा। और सॉइल में ये किस फॉर्म में रहेगा, सिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि ये कहाँ से ट्रांसफर होता है, स्टूल से ट्रांसफर होता है ना। स्टूल से ट्रांसमिटेड होकर के ये सॉइल में आ जाएगा और सिस्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ रहेगा। और यही सिस्ट देखिए ट्रांसफर होगा ह्यूमन के अंदर, यही सिस्ट देखिए ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होगा। कैसे ट्रांसमिट होगा, तो बहुत सारा मोड हो सकता है, जैसे हाउस फ्लाई हो सकता है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करने का मतलब बाय हैंड से हो सकता है, बाय एयर करंट से भी हो सकता है। ये एयर करंट से भी ट्रांसफर होता है इसका, एयर करंट से भी ट्रांसमिशन होता है इसका। ओके, बाय रॉ वेजिटेबल से हो सकता है, अगर रॉ वेजिटेबल्स को आप प्रॉपर वे में वॉश नहीं करते हो तो वहां से ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, तो ये सब वेरियस मोड है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। फिर वो सिस्ट पहुंचेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, गट में आएगा। गट में चूंकि सिस्ट है, सिस्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है, तो प्रोटेक्टिव कवर होने की वजह से क्या होगा कि ये आपके इंटेस्टिनल एंजाइम या स्टमक के एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सीधे पहुंच जाएगा कहाँ, तो स्टमक, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा कि वहाँ ये हैच करेगा, वो सिस्ट हैच कर जाएगा। और सिस्ट हैच करके जानते हो 8 एंटी अमीबा बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कितना बनाता है, 8 एंटी अमीबा का फॉर्मेशन करता है।
और ये 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एंटी अमीबा के, 8 जो न्यूली एंटी अमीबा होते हैं, वो न्यूली 8 एंटी अमीबा जो होते हैं वो परफोरेशन काउज करते हैं स्मॉल ये लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, साइटोलाइसिन। एंजाइम का नाम क्या है? साइटोलाइसिन। तो साइटोलाइसिन के द्वारा वो क्या करेगा? परफोरेशन काउज कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और परफोरेशन काउज करने के बाद फाइनली क्या करेगा? ये ट्रांसफर कर देगा ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से ये लिवर में, स्प्लीन में, बॉडी के अदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू कर देगा ये। ओके, जनरली ये फैटल नहीं माना जाता है, लेकिन सीवियर कंडीशन में फैटल हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है इसका, लेकिन फैटल हो सकता है। ओके, जहाँ तक हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन मैंने पहले भी बताया है, प्रिवेंशन इज द बेटर मेथड टू कंट्रोल पर्टिकुलर डिजीज। तो प्रिवेंशन अगर हम लोग देखें तो प्रिवेंशन क्या हो जाएगा भाई? तो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम होना चाहिए, आपको प्रॉपर वे में हाथ वगैरह धोना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स को प्रॉपर वे में ट्रीट करने के बाद कंज्यूम करना चाहिए। ये सब कॉमन ट्रीटमेंट है इसका। ओके, सॉरी कॉमन प्रिवेंशन है। अगर ट्रीटमेंट देखें तो बेसिकली जो टिमेंडाजोल्स वगैरह होता है या फिर रेंटीडाइन ट्रीटमेंट, थोड़ा बहुत ये सब भी दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये सारे टॉपिक को, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में मैंने आपको डील कर दिया है। मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन है, सॉरी चैनल नहीं है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन पे हमको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है। ये जो मैंने जितना भी आज क्लासेस में बताया वो सारे नोट्स टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से फॉलो करके वो अटेंड कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।